अस्सलाम वालेकुम। DAE प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है वो पिछले जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं इन सब पर बेस करेगा और टॉपिक का नेम है ओहम्स लॉ। और ये जो टॉपिक है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेस है। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस लॉ को ओहम्स लॉ क्यों कहा जाता है। ओहम्स लॉ को एक जर्मन साइंसदान जिसका नाम जॉर्ज ओहम था, इसने 1826 में इस लॉ को पब्लिश किया था और इसी साइंसदान के नाम पर ये लॉ जो है वो फेमस हुआ या मशहूर हो गया। ओहम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसको I इज इक्वल टू V/R कहा जाता है। ओहम्स लॉ की कुछ शराइत हैं या कंडीशंस हैं। ओहम्स लॉ की जो सबसे पहली कंडीशन है कि इसमें जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब ओहम लॉ ने ये कंडीशन जो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ये क्यों लगाई, ये हमने अपनी जो लास्ट वीडियो है या लास्ट जो लेक्चर था हमारा रेजिस्टेंस वाला, ये हमने उसमें देखा था कि जो रेजिस्टेंस और कंडक्टर, हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस और कंडक्टर के बारे में कुछ कंडीशंस थी, कुछ शराइत थी, उनको हमने देखा था कि वो क्या थी। तो मैंने रेजिस्टेंस और कंडक्टर के बारे में जो 4 शराइत थी वो मैंने बताई थी। तो सबसे पहले हम वो 4 शराइत देखते हैं, फिर हम ओहम लॉ को डिस्कस करते हैं। फोर कंडीशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर। जो सबसे पहली कंडीशन थी वो मटेरियल्स प्रॉपर्टी। सेकंड कंडीशन लेंथ ऑफ मटेरियल। या कंडक्टर। थर्ड कंडीशन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो हमारी लास्ट कंडीशन थी टेम्परेचर। अब ओहम्स लॉ में भी ये कंडीशन मौजूद है। अभी हम अपनी लास्ट स्लाइड को देखते हैं जिसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ओहम्स लॉ में टेम्परेचर की एक कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो हमने अभी देख लिया कि वो टेम्परेचर की कंडीशन इस पर क्यों आई हुई है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था।
अगर अभी तक आपने हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो नहीं देखा तो ऊपर आई का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इन 4 कंडीशंस के बाद ओहम्स लॉ के जो फैक्टर्स हैं या ओहम्स लॉ के जो रिलेशनशिप्स हैं हम उनको देखते हैं। ओहम्स लॉ के यहाँ पे मैं 2 रिलेशनशिप्स डिफाइन करूँगा। ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब वोल्टेज सोर्स कोई भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है और इसके अलावा भी कोई भी सोर्स हो सकता है, एनी अदर सोर्स। सो पहला जो रिलेशनशिप है वो करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो टेम्परेचर की है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। So according to Ohm's law, if there is a constant temperature, then current and voltage both are directly proportional to each other। ये हमारी पहली कंडीशन जो है वो क्लियर हो गई है यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो सेकंड कंडीशन है उसको हम देखते हैं। ओम्स लॉ के मुताबिक करंट एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। According to Ohm's law, current and resistance are inversely proportional। Temperature will be constant। This is the condition। ओहम लॉ कह रहा है कि करंट तब ज़्यादा होगा जब रेजिस्टेंस कम होगी और इसी तरह करंट कम होगा जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं या दो रिलेशनशिप्स हैं जो ओम्स लॉ यहाँ पे बयान कर रहा है। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस या दोनों जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं
करंट का और वोल्टेज का, इसी तरह करंट और रेजिस्टेंस का, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करता हूं तो हमारे पास जो एक कंबाइन फैक्टर आता है वो है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/R। तो इसी प्रोपोर्शन को हम फार्मूला के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V/R। तो ओहम्स लॉ कहता है कि करंट का वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो बयान करता है। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक ट्रायंगल के जरिए भी बयान किया जाता है, उसको फेमस ट्रायंगल ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। तो उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, VINR। इस ट्रायंगल से जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से आएंगे, वो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R एंड R इज इक्वल टू V/I। तो ये तीन फार्मूलाज हैं जो ओहम्स लॉ के मुताबिक या ओहम्स लॉ की ट्रायंगल से निकलते हैं। तो आपने ये जो तीन फार्मूलाज हैं इनको जहन में रखना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन्हीं फार्मूला से आगे हमारी जो एग्जांपल्स हैं या जो न्यूमेरिकल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। तो न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम ओहम्स लॉ के यूजेज और इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि कहाँ पे ओहम्स लॉ इस्तेमाल होता है और कहाँ पे ओहम्स लॉ इस्तेमाल नहीं होता। तो इस साइड पे हम लिख लेते हैं यूजेज और इस साइड पे हम लिख लेते हैं लिमिटेशंस। ऑल दो इतने ज़्यादा इसके यूजेज या इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक कंपैरिजन फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये हमारे जहन में बैठ जाएं और हमें याद करने में इसको आसानी हो। तो यूजेज को मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ। सबसे पहला जो इसका यूजेज है वो डिटरमाइन करता है किसी भी सर्किट में जो उसकी पावर है उसको, कि वो पावर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। टू डिटरमाइन द डिक्रीज of power in electronic components। तो पहला यूजेज हो गया इसका कि हम पावर को डिटरमाइन करते हैं कि वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। सेकंड जो इसका यूजेज है वो टू कैलकुलेट अननोन वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ सर्किट्स। थर्ड इसका जो यूजेज है वो ये है कि ओहम्स लॉ डीसी सर्किट्स पर इंप्लीमेंट होता है। जो इसका फोर्थ यूजेज है वो इसका है कि इंप्लीमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटर्स पर, केटल्स एंड अदर सिस्टम्स। अब इसके हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। इसकी लिमिटेशंस में सबसे पहले आ जाती है ये सिर्फ अप्लाई होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। सो ये कंडीशन भी हमने देखी थी, ओम्स लॉ अप्लाइज ओनली वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन इसकी
ये है कि ये इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल नॉन मेटल्स ड्राइवर्स। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट पर अप्लाई नहीं होता। इट डजंट अप्लाई ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जो इसकी लिमिटेशन है, जो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं और ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। तो आपने इन दोनों को अच्छी तरह देख लेना है और इनको जहन में रखना है कि ओम्स लॉ कहाँ पर अप्लाई करना है और कहाँ पर अप्लाई नहीं करना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो सबसे पहली एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इट 110 वोल्ट wall outlet supplies power to a TV set with a resistance of 2200 ohms. How much current is flowing through the TV? तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम जो डाटा इसमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो 110 वोल्ट का है। उसके बाद रेजिस्टेंस जो टीवी की उसने हमें दे दी हुई है वो 2200 ओम है। तो इसको हम डायग्राम की मदद से भी देखते हैं पहले। तो यहाँ पे ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक एलईडी है, उसकी उसने रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर दी हुई है। तो 110 वोल्ट का जो हमारा वोल्टेज सोर्स है और 2200 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या फाइंड करना है? करंट थ्रू दैट एलईडी टीवी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आई हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमें फार्मूला पता है वो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू वी ओवर आर। और अब जस्ट हमने जो वैल्यूज़ हैं इस फार्मूला में पुट करनी है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज 110 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है वो 2200 ओम है। तो यहाँ पे जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो 0.05 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आपने ओम्स लॉ की ये ट्रायंगल जहन में लाजमी रखनी है जिससे आपको फार्मूलाज भी याद रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। अ सीडी प्लेयर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2400 ohms has a current of 0.1 amperes flowing through it. Calculate how many volts supply is connected with the CD player. तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो गिवन डाटा है सबसे पहले हमने वो लिखना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन रेजिस्टेंस है वो 2400 ओम है। उसके बाद हमें जो करंट दिया गया है वो 0.1 एम्पियर्स है और उसने हमें कहा है कैलकुलेट हाउ मैनी वोल्ट। तो हमें यहाँ पे वोल्ट फाइंड करने हैं। सो ओम्स लॉ के मुताबिक हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। I गिवन है 0.1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 2400 ओम। तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 240 वोल्ट। सो ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अ 9 वोल्ट बैटरी सप्लाइज पावर
to a bulb with a resistance of 18 ohms, how much current is flowing through the bulb? आपने जो सबसे पहला काम करना है कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने से पहले, वो उसकी स्टेटमेंट है। आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले क्लियर हो कि आपने कौन कौन सा जो गिवन डाटा है उसको लिखना है और उसके बाद आपने किस चीज़ को फाइंड करना है। तो जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तब ही आप जो एग्जांपल है, ये जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे डाटा गिवन है वो उसने कहा है कि ए 9 वोल्ट बैटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वोल्ट जो सोर्स है वो बनाता हूँ और उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। सो उसने कहा है जी 9 वोल्ट का हमारे पास सोर्स है और उसकी रेजिस्टेंस 18 ओम है। तो हमने इसमें से करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। वोल्टेज हमारे पास है 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस जो गिवन है वो 18 ओम है और फाइंड हमने क्या करना है, करंट। सो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू V/R। सिंपली आपने इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। तो वोल्टेज सोर्स है 9 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 18 ओम। यहाँ से जो करंट की वैल्यू हमारे पास आती है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद वो है 0.5 ओम। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि लास्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 4 है इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट सप्लाई टेकिंग अ करंट ऑफ 2.2 एम्पियर, फाइंड इट्स हॉट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं कि कौन कौन सा डाटा हमें यहाँ पे गिवन है। तो वोल्टेज है जी 220 वोल्ट, उसके बाद करंट 2.2 एम्पियर और फाइंड हमने क्या करना है जी, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का हम फार्मूला लिखते हैं R इज इक्वल टू V/I। तो इस फार्मूला में हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.2 एम्पियर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो 100 ओम। तो रेजिस्टेंस जो हमारी निकलती है वो 100 ओम है। तो ये इसका आंसर है। तो ये कुछ ओम्स लॉ की एग्जांपल्स थी। हमने इसको डिटेल में ओम्स लॉ को भी देखा और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स को इसलिए देखा है ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए और हमें जो एग्जांपल्स हैं और जो हमें एग्ज़ाम्स में भी आएंगी वो भी हमें उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का जो ये लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इसी तरह मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।